जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 1857 की क्रांति होने के पीछे कारण क्या थे, किस वजह से ये क्रांति हुई थी, इसको महासंग्राम की संज्ञा क्यों दी जाती है और इसके रिजल्ट क्या निकल कर आए। यानी कि जब ये क्रांति ख़त्म हुई तो इसके रिजल्ट क्या निकल कर आए, क्या प्रभाव पड़ा भारत के शासन पर उस समय के। ठीक है, तो इन सभी बातों को समझेंगे हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रांति 1857 में ही क्यों हुई, यानी कि 1857 में ही ये क्रांति क्यों हुई थी, इसका क्या कारण था। हालांकि अंग्रेज पहले से भारत में शासन करते थे और भारतीय उनसे दुखी भी थे, तो ऐसा क्या कारण था कि ये क्रांति 1857 में ही होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। देखिए, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज़ों की जीत हुई इसमें। ठीक है, तो उस समय एक अफवाह उड़ी थी कि 100 साल बाद यानी कि 1857 में अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अफवाह मात्र थी, लेकिन फिर भी इस क्रांति की डेट 1857 में ही फिक्स की गई थी। ठीक है, तो इसके पीछे का नॉर्मल सा रीज़न यही था कि ये क्रांति 1857 में ही क्यों होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज पहले शासन कर रहे थे और अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में पहले भी युद्ध हो चुके थे। जैसे 1757 प्लासी का युद्ध हो गया आपका। ठीक है, मराठा युद्ध हो गए, आंग्ल मराठा युद्ध हो गए, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए। और अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि डलहौजी राज्य हड़प नीति लेकर आया था, तो बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। ठीक है, तो ये सभी रीजन थे। भारतीय पहले से ही ना खुश थे, अंग्रेज़ों से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी ये क्रांति 1857 में ही होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यही कारण होगा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जीतते हैं, तो एक अफवाह उड़ती है कि अंग्रेज़ों का शासन 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए ये क्रांति 1857 में होती है। हालांकि इसके और भी कारण हैं, उन कारणों को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति जब होती है तो उस समय भारत में किसका शासन था, मतलब भारत में मुग़ल शासन कौन था, क्योंकि मुग़ल ही उस समय सबसे मजबूत थे भारत में और सभी ख़त्म हो चुके थे। मुग़ल के अलावा शक्तियाँ तो इनकी भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुग़ल शासक रहा होगा भारत में, तो उसको समझेंगे। और जब ये 1857 की क्रांति भारत में होती है तो उस समय ब्रिटेन में पीएम कौन होता है, तो इन सभी पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए, 1857 की क्रांति का जो श्रेय जाता है वो धन सिंह गुर्जर को जाता है। इन्हें ही 1857 की क्रांति का पिता कहते हैं। ठीक है, श्रेय या फिर पिता कह सकते हैं, तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1857 की क्रांति का श्रेय किसे जाता है, धन सिंह गुर्जर को। 1857 की क्रांति के पिता कौन थे, तो आपके धन सिंह गुर्जर ही हो जाएंगे। उसके बाद इसके प्रतीक, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछता है रोटी और कमल, किसी बच्चे को पता नहीं होता ये चीज़ें। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, रोटी और कमल। उस समय ब्रिटिश पीएम यानी कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीएम कौन थे, तो पार्मिस्टन थे। पार्मिस्टन ब्रिटिश पीएम थे। गवर्नर, तो अब ये बताइए उस समय गवर्नर होगा या वायसराय होगा। इससे पहले की वीडियो हम लोग इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, आप कमेंट करके बताइए। तो गवर्नर कौन था, कैनिंग था। ठीक है, गुमनाम नायक जो अजीमुल्ला खान के नाम से जाने जाते हैं, गुमनाम नायक अजीमुल्ला खान। ये अजीमुल्ला खान वही थे जो नाना साहब की पेंशन के लिए ब्रिटेन गए थे। एक तरीके से नाना साहब के वकील कह सकते हैं ये। नाना साहब ने इन्हें अपनी पेंशन फिर से लागू करने के लिए ब्रिटेन भेजा था। उसके बाद भारत में जो मुग़ल बादशाह थे उस समय वो बहादुर शाह जफ़र थे। इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में दोनों नाम दे देता है, कभी कभी बहादुर शाह जफ़र दे देता है या फिर बहादुर शाह द्वितीय, दोनों में से कोई भी बोल सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, गवर्नर होगा या फिर वायसराय। तो देखिए, उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था, भारत का गवर्नर। ठीक है, भारत का गवर्नर था। और जब 1857 की क्रांति ख़त्म होती है तो 1858 में 1858 में महारानी के घोषणा पत्र आता है, जिसके बाद जो भारत का गवर्नर था उसको भारत का वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग अच्छे से रट लेना, याद कर लेना इन्हें। ठीक है, तो चलिए, 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण थे, इन कारण को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण में सबसे पहला है सती प्रथा। पहला क्या मतलब, सती प्रथा कह सकते एक कारण था। हालांकि सती प्रथा बहुत गलत थी। अगर किसी
मतलब किसी महिला का पति मर जाता है तो क्या ये कंपलसरी है क्या कि उसको भी उसी पति उसके पति के साथ जिंदा ही जला दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भारत में कुरीतियाँ फैली हुई थी, हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने इनको तो समाप्त करके बहुत अच्छा किया, इनको समाप्त करके अच्छा किया, लेकिन जो भारत के लोग थे उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ कौन होते हैं भाई हमारे मैटर में हस्तक्षेप करने वाले। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय लोग दुखी हो गए थे अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, सती प्रथा को ख़त्म कौन किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। कौन ख़त्म किया था? विलियम बेंटिक 1829 में, 1829 में विलियम बेंटिक ख़त्म किया था सती प्रथा को। ठीक है, फिर आता विधवा पुनर्विवाह। अब जब सती प्रथा ख़त्म हो गया तो जो जो महिलाओं के पति मर जाते थे उनको उनको मतलब समाज में एक उच्च स्थान मिल सके, इसके लिए विधवा पुनर्विवाह लाया गया कि विधवाएं जो हैं वो अपना विवाह कर सकते हैं। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह उन्हें उन्हें मतलब समाज में एक उच्च स्थान मिल सके, समाज में इज्जत के साथ जी सके, इसके लिए विधवा पुनर्विवाह लाया गया। अब सती प्रथा के खिलाफ ही थे भारत के लोग, तो विधवा पुनर्विवाह को कहाँ से पसंद करते हैं? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह को कहाँ से पसंद करते हैं ये लोग? तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में दूरियां बढ़ गईं। भारतीय अंग्रेज़ों से दुखी हो गए, परेशान होने लगे। नरबलि को ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, बाल विवाह जो होता था उसको भी ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों ने। और भारतीयों को काली चमड़ी कह के बुलाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ क्या थे? सफ़ेद थे, भूरे थे, भूरे कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो वो लोग भारतीयों को काली चमड़ी कहते थे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सामाजिक कारण था। तो इन सभी सामाजिक कारणों की वजह भी बनती है 1857 की क्रांति का कारण। ठीक है, उसके बाद आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में सबसे मेन था आपका कि अंग्रेज लोग ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करने लगे थे। वो कहते थे भारतीयों से कि तुम जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इन धर्मों को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लो, ईसाई धर्म को अपना लो, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। और भारतीय इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, तो धार्मिक कारण में कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पोर्टेंट आता है कि ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करने लगे थे अंग्रेज लोग। ठीक है, उसके बाद आता है प्रशासनिक कारण या फिर राजनीतिक कारण। कैसे भी आप समझ सकते हैं, प्रशासनिक कारण या राजनीतिक कारण। ओके दोस्तों, तो देखिए राजनीतिक कारण में क्या था कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डलहौजी की राज्य हड़प नीति और सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इसमें। क्योंकि डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, इन सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि हड़प लिया था इन्हें राज्य हड़प नीति के तहत। अवध को भी हड़प लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक, तो ये पॉइंट्स थे जो कि प्रशासनिक राजनीतिक कारण है। विलेजली की सहायक संधि, इसके तहत विलेजली ने सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम को, फिर मैसूर को सहायक संधि के तहत मिला लिया था। तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट रोल थे, क्योंकि 1857 की क्रांति में हम लोग देखेंगे कि जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई अगर ये नेतृत्व कर रही हैं, झांसी से 1857 की क्रांति में लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पर्सनल मोटिव होता है कि इनके जो दत्तक पुत्र होते हैं उनको राजा नहीं मानते अंग्रेज, और राज्य इनका हड़प लेते हैं, झांसी हड़प लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उनका खुद का मतलब खुद का रीजन था, जिस वजह से 1857 की क्रांति में आई थी। ठीक है, ऐसे कानपुर में नाना साहब थे, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी जाती है, इस वजह से 1857 की क्रांति में आते हैं। तो जितने भी लोग लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल मोटिव की वजह से लड़ रहे थे। कोई मतलब कोई भी भारत को आज़ाद कराने के हिसाब से नहीं लड़ रहा था, वो सब अपने अपनी वजह से लड़ रहे थे। अवध से, जैसे अवध से लड़ रहे थे, अवध, या फिर कह सकते हैं लखनऊ से लड़ रही थी आपकी बेगम हजरत महल, उनका अवध को हड़प कर लिया गया था। ठीक है, राज्य हड़प नीति के डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर। तो वो ये सोचते थे कि भाई ये कौन होते हैं हमारा राज्य लेने वाले। तो कहीं ना कहीं सबके अपने पर्सनल मोटिव थे, सब अपने पर्सनल कारण की वजह से 1857 की क्रांति में आए थे। अगर यही कोई पर्सनल कारण ना होता, सिर्फ ये होता कि हमें देश को आज़ाद कराना है, तो शायद ये क्रांति सक्सेसफुल हो जाती। ठीक है, देखिए नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, इस वजह से नाना साहब आए थे। तो हमने देखा कि ये हमारे प्रशासनिक राजनीतिक कारण थे 1857 की क्रांति के। उसके बाद आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए, आर्थिक कारण में कुछ नीतियाँ आती है, जैसे जमींदारी हो गई, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। ये सभी सुधार नीतियाँ चलाई जाती हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे कि भारतीय दुखी होते हैं इन सब नीतियों से भी।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दादा भाई नौरोजी एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, ठीक है, कैसे भारत का धन वो लोग ब्रिटेन भेज रहे हैं, ये आर्टिकल लिखते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भारतीयों को ये समझ में आता है कि हाँ, अंग्रेज कैसे लूट रहे हैं हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये भी 1857 की क्रांति का एक कारण होता है। ओके, इसके बाद देखिए कारण क्या था, लगान दोगुना कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों के द्वारा जो लगान वसूला जाता था उसको बढ़ा दिया जाता है। सन्यासियों पर टैक्स लगा दिया जाता है। ओके, जो तीर्थ यात्रा होती थी उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। हालांकि तीर्थ यात्रा पर टैक्स मुगल काल में भी लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो उसके रीजन को समझ रहे हैं, ठीक है। तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति के पीछे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता सैनिक कारण। तात्कालिक कारण जो भी था वो भी एक तरह से सैनिक कारण ही था, ठीक। तो सैनिक कारण देखिए क्या है, तो भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी और बाला पहनने पर रोक लगा दिया जाता था। भारतीय समाज में आप देखिए मूछ जो होती इज्जत होती है मर्द की, और ये लोग मूछ पर ही लगाम लगा रहे थे कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते। देखिए, दाढ़ी नहीं रख सकते, मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रख सकते, हिंदू मूछ रखते हैं। पगड़ी नहीं पहन सकते, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, बाला नहीं पहन सकते। तो इन सभी पर ये रोक लगा दी, तो भारतीय समाज तो पूरा का पूरा इन सब चीज़ों में ही बंधा हुआ है। तो ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगे कि सैनिक कारण कहीं ना कहीं ये एक सैनिक कारण बन जाता है 1857 की क्रांति का। उसके बाद क्या था कि अंग्रेज़ों को सैलरी ज़्यादा दी जाती थी और भारतीयों को कम दी जाती थी। जब एक ही काम के लिए दोनों को रखा गया है तो सैलरी में डिफरेंस क्यों था। तो इस वजह से सैनिकों में असंतोष फैल जाता है और भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। यानी कि जो उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही जा सकते थे, भारतीय सैनिक नहीं जा सकते थे उच्च पदों पर। और भारतीय सैनिकों से कहा गया समुद्र पार जाने के लिए, मतलब लड़ाई के लिए उन्हें समुद्र पार ब्रिटेन जाने के लिए बोला गया था। इस वजह से भारतीय सैनिक और मतलब खिलाफ हो गए, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में उस समय तक समुद्र पार जाने की बात को अशुभ माना जाता था। क्या माना जाता था? अशुभ। मतलब कि अगर आप समुद्र पार जाते हो तो ये अशुभ होता है, अशुभ मानते थे। तो इस वजह से सैनिकों में असंतोष फैल जाता है। तो ये हमने देखा सैनिक कारण क्या क्या थे 1857 की क्रांति के पीछे। अब आते हैं हम लोग तात्कालिक कारण में। ये सभी कारण जो अभी हमने पढ़ा, राजनीतिक कारण हो, सैनिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या धार्मिक कारण हो, ये सारे कारण तो थे। भारतीय अंग्रेज़ों से दुखी थे इन सभी कारणों से, लेकिन कोई मोटिव होना चाहिए ना, कोई प्रेजेंट घटना होनी चाहिए, वर्तमान में कोई घटना होनी चाहिए जिससे कि दोनों के बीच में युद्ध हो सके, ठीक है। यही कारण हो जाता है, आगे चलकर बनता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था कि जो पहले राइफल यूज की जाती थी भारतीय सैनिकों द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा, जो राइफल यूज की जाती थी वो ब्राउन बेस राइफल थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ब्राउन बेस राइफल को चेंज कर दिया इनफील्ड राइफल से, ठीक है, चेंज कर दिया। और कहते हैं जो इनफील्ड राइफल में कारतूस लगती थी, गोली लगती थी, उसको दांत से पहले उसका कवर छीलना पड़ता था और उसके कवर में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। किसकी? गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी इनफील्ड राइफल के कारतूस में। तो देखिए, गाय को हिंदू लोग बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी हिंदू ये कभी नहीं चाहेगा कि वो गाय की चर्बी को दांत से खींचे, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जन्म लेता है। सैनिकों में असंतोष फैल जाता है और इन सैनिकों में जो सबसे पहले आते हैं मंगल पांडे सबसे पहले मतलब यहाँ पास क्रांति की शुरुआत करते हैं। हालांकि इस क्रांति की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है, लेकिन जो यहाँ पर विद्रोह होता है सबसे पहले मंगल पांडे करते हैं। मंगल पांडे ही पहले व्यक्ति थे जो कि इसका विरोध करते हैं कि जो इनफील्ड राइफल है इसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, मतलब इनफील्ड राइफल का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ क्या होते हैं, अंग्रेज़ इससे मानते नहीं हो, वो कहते हैं नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो मंगल पांडे सबसे पहले व्यक्ति थे जो इसका विरोध करते हैं। कौन? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे आपको बताना है कहाँ के रहने वाले थे, यूपी के बलिया के, ठीक है। इसीलिए बागी बलिया के नाम से भी यूपी को मतलब बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री के मतलब सैनिक थे। 34 नेटिव इन्फेंट्री के एग्जाम में पूछता है मंगल पांडे कौन से नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी,
लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी। ठीक है, जिस वजह से फिर इन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, तो तात्कालिक कारण का जन्म कहाँ होता है? बैरकपुर छावनी में। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करते हैं? मंगल पांडे। मंगल पांडे ये इनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर देते हैं और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देते हैं। इस वजह से इन्हें 8 अप्रैल 1857 की बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद समझते हैं जो पहला विद्रोह हुआ था। हालांकि ये तो एक सैनिक असंतोष था, एक तरीके से कह सकते हैं। इसको 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह नहीं माना जाता है। ठीक है, इस असंतोष को भारतीय मतलब 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह नहीं माना जाता है। जो पहला विद्रोह माना जाता है वो स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 मई 1857 इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना। 10 मई 1857 को मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया था। कब? 10 मई 1857 को। कहाँ? मेरठ में। धन सिंह गुर्जर इसी मेरठ में थे, मतलब यहीं पास थे। जब 10 मई 1857 को विद्रोह होता है तो धन सिंह गुर्जर वहाँ के जेलर थे, एक तरीके से समझ सकते हैं, अब जेलर थे। और वो सारे जेल के दरवाजे खोल देते हैं भारतीय सैनिकों के लिए कि चलो दिल्ली चलो। तो यहीं से 10 मई 1857 को दिल्ली चलो के लिए कहा जाता है कि चलो दिल्ली चलो। दिल्ली में क्यों चलो? क्योंकि बहादुर शाह जफर मुग़ल शासक था। भारतीयों को कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से सही मुग़ल शासक लगने लगे थे इस समय तक। आते आते अंग्रेज इतना टॉर्चर करने लगे थे भारतीयों पर। ठीक है, तो यहीं से कहा जाता है दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये शासक थे मुग़ल बादशाह, और इनको राजा बनाने की कोशिश की जा रही थी। बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया है, जिससे कि जितने भी जहाँ जहाँ भी 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति हो रही है वो सभी एकजुट हो सके, उनका एक लीडर बन सके, इसलिए सब लोग दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से निकलते हैं लोग और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को राजा बना देते हैं, भाई अब तुम राजा बन जाओ। हालांकि बहादुर शाह जफर मना करते हैं पहले, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं और ये क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लड़ नहीं सकते थे अंग्रेज़ों से, इसलिए मना करते हैं। लेकिन भारतीय कहते हैं कि आप बस राजा बन जाओ, बाकी हम पीछे संभाल लेंगे। ठीक है, इसलिए बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया जाता है। तो अब 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझा। इसमें आपको याद रखने की चीज़ें क्या है? सबसे पहला जो तात्कालिक कारण था कि ब्राउन बेस राइफल को इनफील्ड राइफल से चेंज कर दिया गया था। ठीक है, इसके खिलाफ मंगल पांडे खड़े होते हैं। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देते, जिस वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब हुआ था, तो ये होता 10 मई 1857 को। कहाँ होता है? तो मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा। ठीक है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बता दिया हूँ मैं, अगर एग्जाम में आता तो आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, पहला विद्रोह 10 मई 1857, इसे मत भूलना, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, 10 मई 1857 को पहला विद्रोह होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब जब भारत में 1857 की क्रांति की स्टार्ट हो जाती है 10 मई 1857 से। ठीक है, हालांकि जो क्रांति की डेट थी वो 10 मई 1857 ना होकर 31 मई 1857 डिसाइड की जाती है। 31 मई 1857 डिसाइड की जाती है कि जो 1857 की क्रांति होगी वो 31 मई को होगी, लेकिन 10 मई को पहले ही स्टार्ट हो जाती है ये क्रांति मेरठ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस क्रांति के विफलता के पीछे ये भी एक कारण था कि एक डेट जब फिक्स की गई थी 31 मई, तो 10 मई को स्टार्ट हो गई। अब 10 मई को जहाँ स्टार्ट हुई थी मेरठ में, तो केवल यहीं स्टार्ट हुई, बाकी के लोग इंतजार कर रहे थे कि 31 मई आए तो फिर क्रांति की स्टार्ट की जाए, क्रांति स्टार्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन 10 मई को ही स्टार्ट हो गई मेरठ में, इसलिए क्रांति असफल हो सकती। तो इसे ये भी कह सकते हैं कि ये क्रांति सुनियोजित ढंग से नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं इसकी असफलता के पीछे ये भी एक कारण है। ओके, तो नेतृत्व करता समझते हैं। तो दिल्ली में कौन नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर। हालांकि बहादुर शाह जफर बूढ़े थे तो ये लड़ नहीं सकते थे, तो दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व किया था, या फिर कह सकते हैं बहादुर शाह जफर का सैन्य नेतृत्व जिसने किया था वो थे आप तो बख्त खां। खान नहीं, खां होगा, बख्त खां। ठीक है, कौन? बख्त खां।
वास्तव का नेतृत्व किसने किया दिल्ली में? बख्त खां किया था। और दिल्ली में जो इस विद्रोह को दबाया था वो था निकलसन एवं हडसन। कौन था दोस्तों? निकलसन एंड हडसन। ये दो अंग्रेज थे जिन्होंने दिल्ली में इस विद्रोह को दबाया था। निकलसन एवं हडसन। इस विद्रोह को दबाते समय निकलसन की मृत्यु हो गई थी, तो इसको याद रखना, निकलसन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद झांसी कहे या ग्वालियर कहे, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इनके अपोजिट जो अंग्रेज था जो इनके विद्रोह को दबाने के लिए आया था वो था आपका ह्यूरोज। कौन? ह्यूरोज। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से जो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके लियाकत अली। और इलाहाबाद में जो अंग्रेज था जो इस क्रांति को दबाना चाहता था वो था कर्नल नील। इंपॉर्टेंट याद रखना, कर्नल नील। इसमें कर्नल नील की मृत्यु हो गई थी दबाते हुए इस विद्रोह को। लखनऊ या अवध में बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। उसके बाद आपका था बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब क्यों आए थे? क्योंकि उनकी पेंशन बंद हो गई थी, इसलिए 1857 की क्रांति में आए थे। ठीक। नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होगा। तात्या टोपे का असली नाम पूछता है एग्जाम में कि तात्या टोपे का असली नाम क्या है, तो इनका असली नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का असली नाम है। और यही तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद करते हैं इस क्रांति में। यानी कि तात्या टोपे कानपुर में नाना साहब के साथ भी रहते हैं और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी इस क्रांति में मदद करते हैं, नेतृत्व करने में मदद करते हैं। तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ भी कहते हैं नाना साहब के, क्योंकि सैनिक शक्ति पूरी तात्या टोपे ही संभाल रहे थे इनकी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपके जगदीशपुर, यानी कि बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए जगदीशपुर कहे या बिहार कहे, दोनों में आपको कुंवर सिंह ही याद रखना है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। कौन? मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर 50,000 का इनाम लगाया था। सोचिए 1857 की क्रांति के समय 50,000 का इनाम था इनके ऊपर। जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। अभी 50,000 की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो 1857 की क्रांति के समय कितनी वैल्यू रही होगी 50,000 की। सोचिए कितना अंग्रेज इनसे परेशान हो गए थे। फतेहपुर में अजीमुल्ला नेतृत्व करते हैं। असम में मनीराम दत्त नेतृत्व करते हैं। और मेरठ में कदम सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। कानपुर और अवध, यानी कि कानपुर और लखनऊ। ठीक है, अवध या लखनऊ का है, कानपुर और लखनऊ में जो अंग्रेज था, इन दोनों देखिए पास पास दोनों पड़ते हैं, तो यहाँ पास जो इस क्रांति का दमन करने के लिए आया था कानपुर और लखनऊ में, वो हैवलॉक एंड कैंपबेल था। हैवलॉक एंड कैंपबेल, इसमें कैंपबेल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखना, कैंपबेल की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पास रानी लक्ष्मीबाई से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना इनका जो अन्य नाम होते हैं, अन्य नाम उनको याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई के अन्य नाम है मणिकर्णिका, मनु और छबीली बाई। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनकी जो समाधि है, समाधि इंपॉर्टेंट है, समाधि याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है फूलबाग में। ये फूलबाग कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर में पड़ता है फूलबाग। ग्वालियर कहाँ? MP। ठीक है, याद रखना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में और इनकी जो समाधि है फूलबाग ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन चीज़ को आप याद रखना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेतृत्व करता और जो दमन करता थे अंग्रेज, जिन्होंने इस नेतृत्व मतलब इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनको याद रखना, बहुत अच्छे से याद रख लेना इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आगे समझते हैं। आगे देखिए, इस क्रांति के असफल होने के पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण था कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो कौन कौन से भारतीयों ने अंग्रेज़ों को साथ दिया था? देखिए, हैदराबाद के निज़ाम थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को साथ दिया। सिंध के जाट थे, ये भी अंग्रेज़ों को साथ दिए थे। ग्वालियर के सिंधिया, ये भी अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। ठीक है,
1857 की क्रांति के बाद जो कैनिंग था, कैनिंग वायसराय बनता है, आपको पता ही होगा। 1857 क्रांति समय जो गवर्नर था कैनिंग था। जब ये 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है तो कैनिंग के स्टेटमेंट आते हैं। कैनिंग बोलता है, क्या कहता है कि अगर जाट, कौन जाट, सिंध के जाट, अगर ये जाट हमारा साथ न देते तो यह तूफान हमें उड़ा ले जाता। क्या कहते हैं कि अगर सिंध के जाट हमारा साथ न देते तो यह तूफान हमें उड़ा ले जाता। और सिंधिया के बारे में क्या कहते हैं कि सिंधिया अगर साथ न देते तो अंग्रेज़ों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है। देख रहे हो अंग्रेज़ क्या कह रहे हैं, अगर सिंध के जाट हमारा साथ न देते तो यह तूफान हमें उड़ा ले जाता, और अगर ग्वालियर के सिंधिया साथ न देते तो अंग्रेज़ों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं भारतीयों ने अंग्रेज़ों को साथ दिया, इसलिए भी अंग्रेज़ जीत पाए। और अगर ये क्रांति एक ही डेट को होती, यानी कि अगर 31 मई डिसाइड की गई थी, 31 मई 1857 को, तो अगर ये 31 मई 1857 को ही होती तो अपना देश 31 मई 1857 यानी कि 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शिक्षित भारतीय थे वो तटस्थ रहे, मतलब कि उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, ना तो भारतीयों के साथ रहे ना ही अंग्रेजों के साथ। यहाँ भी एक बहुत बड़ा कारण निकल कर आता है, रीज़न निकल कर आता है, आखिर क्यों ये जो शिक्षित भारतीय थे क्यों तटस्थ रहे, क्यों किसी के साथ नहीं दिए। तो ये देखिए 1857 की क्रांति मैंने आपको बताया कि जो भी थे, जहाँ भी विद्रोह हो रहे थे, चाहे झांसी, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक, बिहार, जगदीशपुर, कहीं भी हो, ये सभी अपने पर्सनल मोटिव के लिए लड़ रहे थे। कोई मतलब एक चीज़ के लिए नहीं लड़ रहा था कि हमें सिर्फ भारत को आज़ाद कराना है, इसके लिए कोई नहीं लड़ रहा था। तो इसलिए जो शिक्षित लोग थे, शिक्षित भारतीय थे, यहाँ पे आपका आता है जैसे साहूकार हो गया, ये सभी लोग इस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि लास्ट गिरफ्तारी, जो लास्ट सबसे गिरफ्तारी होती है वो तात्या टोपे की हुई है 1859 में। इनका दोस्त धोखा दे जाता है, इस वजह से पकड़े जाते हैं 1859 में। बाकी सभी लोग कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट गिरफ्तारी जो होती है वो 1859 में तात्या टोपे की होती है। ठीक है दोस्तों। 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है, भारतीय फिर से शांत बैठ जाते हैं। तो अब अंग्रेज़ों को तो भारतीय सैनिकों की ज़रूरत होती है, तो फिर सैनिकों की भर्ती के लिए ये लोग पील आयोग और शाही आयोग का गठन करते हैं। कौन से आयोग? पील आयोग और शाही आयोग का गठन करते हैं। इसको सैनिकों की भर्ती के लिए कह सकते हैं या फिर सैन्य पुनर्गठन के लिए भी कह सकते हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि सैन्य पुनर्गठन के लिए या सैनिकों की भर्ती के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना पील आयोग और शाही आयोग। हालांकि एग्ज़ाम में पील आयोग ही ज़्यादातर देता है, तो आप इसको तो बिल्कुल मत भूलना कि सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद अब महारानी का घोषणा पत्र आता है, और ये घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। क्योंकि कैनिंग मतलब कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसके द्वारा पढ़ा जाता है, कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। क्या? महारानी का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या BEIC अब समाप्त हो जाएगी, और जो शासन था, भारत का शासन, वो ब्रिटेन के राजा के पास, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के पास अब पहुंच जाएगा। तो अब जो भारत में शासन करेगा वो ब्रिटेन का राजा शासन करेगा। याद रखना, राजा कर रहा है, रानी बाद में करेगी आके। ठीक है। तो ब्रिटेन में जो शासन, मतलब भारत में जो शासन करेगा अब ब्रिटिश क्राउन करेगा, ब्रिटेन का राजा अब शासन करेगा। अब जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, नियम बनेंगे वो सभी ब्रिटेन से बनकर आएंगे और उसे भारत में फॉलो कराया जाएगा, भारत में मनवाया जाएगा। ठीक है। इसी अधिनियम के तहत ये कहा जाता है कि अब गवर्नर जनरल का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और अब क्या आएगा? वायसराय आएगा। क्या आ जाएगा? वायसराय, यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय बना दिया जाता है। और पहला वायसराय कौन था आपका? ये कैनिंग ही था, पहला वायसराय कैनिंग था। 1857 की क्रांति कैनिंग, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। 1857 की क्रांति कैनिंग। वायसराय कौन था? कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? कैनिंग था। ठीक है। महारानी घोषणा पत्र कौन पढ़ता है? कैनिंग पढ़ता है। ओके। तो इन पॉइंट्स को याद रखना। और इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि अब अंग्रेज किसी भी भारतीय क्षेत्र में कब्जा नहीं कर सकते, भारतीयों की जो धार्मिक नीतियां हैं उनको परिवर्तित नहीं कर सकते, उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
तो ये सभी महारानी घोषणा पत्र की बातें थी। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी बातों को एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है। उसके बाद आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद बनाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई थी? इलाहाबाद को। ओके दोस्तों, अब देखो कुछ स्टेटमेंट है। जब ये 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है तो स्टेटमेंट निकल कर आते हैं। जैसे वी डी सावरकर ने क्या कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी डी सावरकर ने कहा था। और इन्होंने काला पानी की दीवारों पर लिखा था, क्योंकि ये उस समय जेल में थे। इन्होंने काला पानी की दीवारों पर लिखा था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है, काला पानी की दीवारों पर 1857 की क्रांति किसने लिखी थी? तो वी डी सावरकर ने लिखी थी। ओके दोस्तों, 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी। ये किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि आरंभ में यह एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, उसमें बदल गया। ये एस एन सेन ने कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एस एन सेन ने कहा था कि 1857 की क्रांति प्रारंभ में एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन यह बाद में राष्ट्रीय विद्रोह, क्योंकि पूरे भारत में इसका विद्रोह देखने को मिला था, या फिर स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, उसमें बदल गया। इसलिए 1857 की क्रांति कहते हैं, 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, 1857 का महासंग्राम कहते हैं इसी क्रांति को, क्योंकि इस क्रांति में भारत के मतलब पूरे भारत के क्षेत्र में इस क्रांति का असर देखने को मिला था। इससे पहले कोई भी ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें कि पूरा भारत एक होकर इस युद्ध में लड़ा हो। इसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी जातिवाद कहीं नहीं देखने को मिला था, धर्म कहीं नहीं अलग देखने को मिला था। सभी धर्मों के लोग इसमें मिलकर लड़े थे, सभी धर्मों के लोग इसमें मिलकर लड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि सुनियोजित नहीं थी ये। ठीक है, अब भारतीयों के पास एक सुव्यवस्थित हथियार नहीं थे। बहादुर शाह जफर बुढ़े हो गए थे, क्योंकि कोई भी सेना चाहेगी कि उसका जो सैनिक हो, कमांडर हो, ठीक है, वो एक पावरफुल आदमी हो, जिसके अंडर पे सैनिक लड़ना चाहे, उनके अंदर जोश भर दे। लेकिन बहादुर शाह जफर खुद ही बुढ़े थे, उनकी वाइफ जो थी वो अंग्रेज़ों को साथ दी थी। तो कहीं ना कहीं ये सभी रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति असफल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास हमने समझा कि 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे, इन सभी को समझा। ये 1857 में ही क्यों हुई थी? क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ये अफवाह उड़ी थी कि 100 साल बाद अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग 1857 की क्रांति मतलब ये क्रांति 1857 में करते हैं। तात्कालिक कारण क्या थे? ठीक है, ये असफल क्यों नहीं रही, इन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं कोई इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ तो मुझे वीडियो अपनी बहुत अच्छी लगती हैं। कंटेंट देखिए, अगर कंटेंट की बात करें, ठीक है, कंटेंट एक नंबर का है, बेस्ट कंटेंट देता हूँ मैं, सब एक्यूरेट कंटेंट देता हूँ। हालांकि देखिए ईयर में कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट हो जाता है। अब जैसे 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसकी जो डेट फिक्स की गई थी, कहीं पास 30 मई है और कहीं पास 31 मई है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, 30 मई है कि 31 मई, लेकिन ज़्यादातर जगह 31 मई दिया है, इसलिए मैं 31 मई आपको बताया हूँ। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी रीजन्स। अगर आपको लगता हो कि मुझे कहीं इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी उन बातों में अमल करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं अपनी उन कमियों को दूर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।